हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का क्लास 10th का पढ़ाई बहुत ही बेहतर से चलता होगा। बेहतर नहीं, बेहतरीन से चलता होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का अब ज़्यादा दिन नहीं बच चुका है, 3 महीना का समय बच चुका है। अगर इसमें आप लोग नहीं पढ़िएगा तो फिर फंस जाइएगा। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस प्रकार का वीडियो हम हर रोज़ लेकर आएंगे और उसमें हम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शांति बना के देखोगे और अच्छे से पूरा वीडियो को वॉच करना है। हम हर रोज़ आएंगे और 25 क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। आप लोग शांति से पूरा ऑब्जेक्टिव को देखना है। जो बच्चे अगर पहले भी नहीं पढ़ा है थ्योरी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएगा तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसको मिलेगा। तो चलो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में ही आप लोगों को बताते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ जो जो थ्योरी होगा वे भी हम साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव वाले जितना भी थ्योरी होगा वे साथ साथ ही बताते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिए हैं, हर रोज़ आप लोग शांति बना के इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम जो पहला क्वेश्चन लिए हैं ये हम बायोलॉजी से लिए हैं। हम सबसे पहले बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, इसके बाद ही दूसरा कोई भी सिलेबस का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो पहले हम बायोलॉजी देखते हैं और बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने वाला है। अगर जितना हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे पूरा, अगर आप लोग कर लेते हैं, तब हम हर दिन 25 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है जो क्या कहता है, तो आप लोग अगर थ्योरी पढ़े होंगे, आप लोग किसी भी टीचर के पास पढ़ते होंगे तो ये सब आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे बदमाशी बहुत करता है, इधर उधर करता है, नहीं पढ़ता है, फिर एग्ज़ाम जब करीब आ जाता है तो पढ़ने के लिए चलता है। तो चलिए, जो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब हो जाएगा भाई। देखो भाई, बोलता है क्यों पड़े हो चक्कर में, टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ना है भाई, सब कुछ हो जाएगा। 3 महीना भी अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो तो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो आप लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं क्या, जैव प्रक्रम एवं पोषण। उसमें आप लोग परजीवी जानते हैं। आप लोग जानते हैं जो पोषण जो होता है, ये जो पोषण होता है, ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते हो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण। क्या होता है भाई? एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण, एक होता है क्या भाई? तो परपोषण। आप देखिए, ये जो स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण किसे कहते हैं? जो स्वयं पर डिपेंड होता है, जो स्वयं भोजन संश्लेषित कर लेता है। तो आप लोग जानते हैं जो कौन स्वयं भोजन बनाता है, तो जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं ये क्या करता है, अपना भोजन खुद बना लेता है। लेकिन परपोषण जो होता है, तो पर मतलब याद रखना, ये जो पर है, पर मतलब होता है पराया। पराया का मतलब क्या होता है? जो पराया पर डिपेंड होता है, जो दूसरे पर आश्रित होता है, उसे हम कहेंगे क्या? परपोषण। अब यही जो परपोषण है, इसी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई साहब? तो 3 भागों में। तो एक को नाम रखा गया मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, और एक का नाम रखा गया क्या? तो बताओ भाई, तो परजीवी पोषण। क्या रखा गया? परजीवी पोषण। और एक का नाम रखा गया प्राणी संपोषण। एक का नाम क्या रखा गया? प्राणी संपोषण। तो इसमें देखो, जो भाई यहाँ पे ये जो परपोषण होता है, इसका कितने प्रकार हो गया भाई? तो आप लोग बोलोगे जो 3 प्रकार हो गया। तो 3 प्रकार कौन कौन सा? तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो आप देखो, बोलेगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा 2 प्रकार का होता है। और इसके बाद बोलेगा आप लोगों से, मेरे प्यारे भाई, जो बताइए ये जो स्वपोषण क्या होता है? तो जो स्वयं पर डिपेंड होता है उसे स्वपोषण कहते हैं, मतलब स्वपोषी कहते हैं। इसके बाद परपोषण। परपोषण यानी जो पराया पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? परपोषण। और ये जो परपोषण होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण, एक प्राणी संपोषण। आप देखिए भाई, ये जो मृतजीवी पोषण होता है ये क्या होता है? तो ऐसा पोषण जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन तैयार कर लेता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। इसके बाद परजीवी क्या होता है? जो पोषी के संपर्क में रहकर और क्या करता है, उससे अपना भोजन
क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। तो हम समझते हैं, अपने समझ में आ जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। बोलेगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। इसके बाद परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ये भी बात आप लोगों को याद रखना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो हम क्या बताएं, ये परजीवी क्या है, जो परपोषण के भाग हैं। तो परजीवी पौधा का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ये बात ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान क्या देना है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो परजीवी, तो हम क्या बोले, जो सड़े गले चीज़ों से भोजन बनाएगा उसे क्या कहेंगे, तो मृतजीवी कहेंगे। तो देखिए जो गोबर छत्ता होता है, गोबर उबर जो फेंका रहता है, उस पर देखोगे ऊपर में एक गोबर छत्ता उग जाता है। तो वे क्या होता है, जिसे कवक या फंजाई भी बोला जाता है, वे क्या होता है, सड़े गले चीज़ों से ही अपना भोजन तैयार किया, तो वे तो मृतजीवी हो गया। लेकिन हम परजीवी के किसे कहेंगे, तो ऐसा पोषण जो किसी पोषी के संपर्क में रहकर, जैसे कोई भी पौधा है या पेड़ है, तो पेड़ अपना भोजन स्वयं बना रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अमरबेल का लत्ती, जैसे मान लो अमरबेल का लत्ती इसका आंसर होगा। अमरबेल का लत्ती जो होता है, वे देखोगे एक पेड़ पे लतड़ जाता है पूरा इस प्रकार से है। देखो यहाँ पे हम दिखा दिए हैं इमेज में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो इस प्रकार से क्या होता है, लत्ती पूरा लतरा रहता है पौधे पर, लत्ती लतर जाता है, और लतरने के बाद उस पौधा जो भोजन बनाता है तो बोलता है, अरे भैया रे तू यहाँ खा लिखे भी, उसे छीन कर ये भी खाता है, मतलब ये भी ले लेता है। इसीलिए देखोगे जो पेड़ पौधा होता है जिस पर ये अमरबेल का लत्ती पेड़ पर लतर जाता है, तो भाई पेड़ का वृद्धि ही कम हो जाता है। तो इस बात को आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। आप लोगों को लगता होगा सर लंबा आप बोलते हैं और तब ऑब्जेक्टिव समझाते हैं, तो देखो भाई आप लोगों को समझ में आया रहेगा तो फिर आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। बस एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा, ओहो सर ये बोला था, बस टिक मार दीजिएगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ लिखा हुआ है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो आप लोगों को याद रखना क्या हो जाएगा, अमरबेल, जो पोषी के संपर्क में रहकर और अपना भोजन खाता है। आप देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है भाई, जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता है वे भी देखिए, जिसको आता है वे भी देखिए, और आप लोग बनाते रहिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूसरा, जो मनुष्य में नासिका छिद्र, लेरिंग्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, क्या बनाता है। जैसे हमारा मनुष्य है, तो मनुष्य के शरीर में जो ये सब अंग है, क्या, नासिका छिद्र, इसके बाद लेरिंग्स, इसके बाद ट्रेकिया, इसके बाद हमारे शरीर में फेफड़ा, ये सब मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है। तो आप लोगों को ये याद रखना, ये सब मिलकर किसका निर्माण करता है, तो श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। ये बात याद रखना। और आप लोग जानते हो श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक, तो पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो श्वसन तंत्र के बारे में जानते होंगे। तो ये सब बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए ध्यान से देखना और देखना किसको कितना बनता है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोलना है, सो देखिए भाई, अगला है क्वेश्चन आप लोगों के साथ, जो पौधों के क्या लिखा हुआ है, पौधों के वायवीय भागों से जल का एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। अब आप लोग पढ़े होंगे, जो भी पौधा होता है वह प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। तो उसमें पौधे के पत्तियों में एस्टोमाटा वाला भाग पाया जाता है। तो वे पौधों के पत्तियों में जो एस्टोमाटा वाला भाग पाया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है पौधे के वायवीय भागों में जल का एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन। जल क्या होता है, जो एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में, आप वाष्प जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे बर्तन में खाना बनाते हैं चावल, तो उसमें देखिएगा ऊपर से जो ढक्कन दे देता है, कोई भी थाली दे देता है या ढक्कन दे देता है, और उसको जब उघाड़ता है, मतलब उसको हटाता है, तो देखिएगा उस पर पूरा बुनका बुनका पानी रहता है। वे क्या हो रहा है, इसका मतलब पानी वाष्प के रूप में बाहर क्या हो रहा है, निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ढक दिए थे तो उसी पर रुक जाता था, तो वही वाष्प होता है। तो यहाँ पे बोला जाता है जो पौधों के वायवीय भागों से जल का एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, मतलब निकलना, एस्टोमाटा द्वारा जो पौधों के पत्तियां में पाया जाता है एस्टोमाटा, उससे जल वाष्प के रूप में अगर निकल रहा है, बाहर निकलना वाष्प के रूप में, वाष्पन के प्रक्रिया के रूप में, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो आप लोगों को इसमें याद रखना, वाष्प के रूप में बोल रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वाष्पो उत्सर्जन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको आता है उसके लिए बल्ले बल्ले, जिसको नहीं आता है उसके लिए और बल्ले बल्ले। आप बोलिएगा भाई ऐसे क्यों बोल दिए,
तो ऐसे इसीलिए बोल दिए क्योंकि अगर नहीं आता है तो आपको सीखने को मिलेगा जो भाई क्या होता है। तो चलिए देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए याद रखना। यहाँ लिखा हुआ है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को याद रखना है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो होती है 3। अब बोलेगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। इस बात को आप लोगों को याद रखना है भाई, ये नहीं जो खाली हम ही याद रखे आप लोग नहीं रखिएगा तो फिर गजब हो जाएगा। चलिए आप देखिए जो हम आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, जिसको नहीं याद है तो यहाँ से नोट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए से एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे लिख दिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी में आप लोगों को बोलेगा जो बताइए एटीपी में, अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे जो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा तो 3 होता है। इस बात को क्या रखिएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए भाई 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा, बोलेगा सर इतना ही ऑब्जेक्टिव पता है, इतना टाइम ले लिए। चलिए देखिए अब लिखा हुआ है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। हम लोग जानते हैं हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब कोशिका से क्या बनता है, तो आप लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे भाई बहन, जो कोशिका से हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, तो बोलोगे कोशिका से हमारे शरीर में उत्तक का निर्माण होता है। और उत्तक मिलकर क्या बनाता है हमारे शरीर में, तो अंग बनाता है। अंग से हमारे शरीर में क्या बनता है, तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। इसके बाद हमारे शरीर में अंग तंत्र से क्या बनता है, तो एक सुंदर सा जीव का निर्माण होता है। यानी कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वह कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और आप लोग जानते हो कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका। तो सबसे छोटी इकाई क्या है हमारे शरीर का, तो कोशिका ही है भाई। तो यहाँ पे कोशिका से क्या बनता है, उत्तक। उत्तक से हमारे शरीर का ये जो अंग देख रहे हैं सब अंग वाला, नाक जैसे आंख हो गया, ये कान हो गया, ये सब नहीं देख रहे हैं भाई, ये सब अंगे हैं ना। तो ये अंग बनता है, अंग से क्या बनता है, एक सुंदर सा अंग तंत्र का निर्माण करता है, उससे हम एक सुंदर सा जीव है जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए इधर ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है, यानी जो इस हमारे शरीर जो कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका को कौन ऊर्जा देता है। ईंधन का मतलब क्या होता है, ऊर्जा देना। जैसे हमारा गाड़ी चलता है, मोटरसाइकिल धुक 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 चलता है ना भाई, तो इसको अगर हम पेट्रोल नहीं देंगे तो बताइए भाई धुक 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 चलेगा, नहीं चलेगा। तो भैया इसी प्रकार से जो कोशिका है हमारे शरीर में, तो उसको भी ईंधन का आवश्यकता होता है। अब ईंधन कहाँ से मिलेगा भाई साहब, तो ईंधन मिलेगा कहाँ से, तो वही पूछ रहा है। तो बोल रहा है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, तो आप लोगों को याद रखना कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। और ग्लूकोज का सामान्य सूत्र आप लोग जानते हैं C6, कार्बन का संख्या 6 होता है, H12 हाइड्रोजन का संख्या 12 होता है, और C6H12O6 ऑक्सीजन का संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। ये क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है। ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। तो अगला क्या है भैया, जो हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई साहब अगला क्या है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लिखा हुआ है जो निम्नलिखित। अब देखिए निम्नलिखित वाला जब भी ऑब्जेक्टिव देगा तो उसमें ऑप्शन देगा। देखिए अब ऑप्शन तो सब में देगा, लेकिन इसमें ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। अब आप लोग जानते हैं रक्त जो होता है, रक्त को हम लोग साइंस भाषा में क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं रुधिर। क्या कहते हैं भैया, तो इसको हम लोग कहते हैं रुधिर। क्या कहते हैं, रुधिर। अब ये जो रुधिर होता है, ये रक्त कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, तो हम लोग बोलेंगे रक्त जो होता है भाई साहब वे 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है, तो RBC होता है, WBC होता है। इसके बाद क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एक होता है प्लेटलेट्स।
क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स शॉर्टकट में हम लिख देते हैं प्लेटलेट्स, या इसको रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे इसको रक्त पटिकाणु भी लिख देता है। तो सब बात क्या है? एक ही है। तो बोलेगा हमारे शरीर में रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एगो प्लेटलेट्स या रक्त पटिकाणु या रक्त बिंबाणु, जिसे हम लोग साइंस भाषा में क्या रुधिर भी कहते हैं। अब आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर से होता है रेड यानी लाल, और बी से क्या होता है? ब्लड, BLOOD ब्लड, और सी से क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। तो यहाँ लिखा हुआ आरबीसी, तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। इसके बाद कोशिकाएं, इसके बाद डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यू से व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और एक होता है प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। देख तो हमारा हाथ जो होता है, कभी कभी हम जाते रहते हैं कहीं भी मिस्टेक से कट गया, कटने के बाद देखोगे जो ऊपर में एक उजला टाइप का आने लगता है, जो थक्का टाइप का, थोड़ा देर खून बहता है, इसके बाद वो थक्का टाइप का जमने लगता है, बोलते हैं लस्सा टाइप का लस कर रहा है, वही क्या है? हमारे शरीर के अंदर में प्लेटलेट्स हैं। इस बात को क्या रखोगे? याद रखोगे। तो यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? हमारा हाथ उत कट जाता है तो थोड़ा देर के बाद खून बंद होता है, और वो जो चिपचिपा टाइप का व्हाइट कलर का जो आ जाता है, उजला कलर का हल्का हल्का दिखाई पड़ता रहता है, जो थक्का जम जाता है, और देखोगे तो वही जो थक्का जमा देता है उसका नाम क्या होता है हमारे शरीर में? तो याद रखना रक्त बिंबाणु। यहाँ विषाणु लिखा गया है, थोड़े यहाँ पे गलती हो गया है, बिंबाणु होगा। क्या होगा? बी, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। इस बात को याद रखना, कहीं कहीं पे इसको रक्त पटिकाणु भी लिख देता है, इस बात को याद रखोगे, और इंग्लिश में लिखेगा तो प्लेटलेट्स ही लिख देगा। तो इस बात को याद रखना है। तो यहाँ से पूछेगा खून कितने प्रकार के होते हैं? रक्त तो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इस बात को याद रखना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन रक्त थक्का जमने में मदद करता है? तो रक्त बिंबाणु। इस बात को याद रखना। लेकिन ये भी बात याद रखना, ये जो होता है जो आरबीसी, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का वाहक है। हमारे शरीर के अंदर में जो आरबीसी ब्लड है यानी खून है, ये क्या करता है? जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमारे हर एक अंग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आरबीसी करता है। इतना ही बात याद रखना। अब चलिए देखिए हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है 7 नंबर। अब बोल रहा है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, जो व्यक्ति स्वस्थ होता है। जैसे आप लोग हृदय के बारे में, दिल के बारे में पढ़े होंगे, परिसंचरण, आप लोग चैप्टर 3 पढ़े होंगे, भारतीय भवन किताब में अगर पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 में है परिसंचरण। परिसंचरण में आप लोग पढ़े होंगे जो हृदय के बारे में। तो हृदय में क्या होता है? एक होता है क्या? अनुशीतलन होता है कि नहीं भाई? ये सब पढ़े हो। एक होता है संकुचन। तो संकुचन क्या होता है? जब हृदय सुकर गया तो संकुचन, और जब फैला तो उसे क्या कहेंगे? अनुशीतलन। तो एक होता है संकुचन होता है हृदय, और एक फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अनुशीतलन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, जो स्वस्थ है, जो बीमार नहीं है, ऐसे समझो। स्वस्थ क्या है भाई? जो बीमार नहीं है। तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो आप लोग ये बात याद रखना, 120/80 होता है। 120 बटा क्या होता है? 80। यानी कि 120 से ज़्यादा हो गया तो बोलते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हो गया? तो बीपी हाई हो गया। 80 से कम हो गया तो बोलते हैं उस व्यक्ति को क्या हो गया? बीपी लो हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो आप लोगों को याद रखना जो कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं भाई साहब। आप लोगों को बोर नहीं होना है, बस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखना है, क्योंकि भाई क्या बोर होके क्या करोगे? क्योंकि एग्जाम तो बहुत करीब आ रहा है। अगर अभी से नहीं पढ़िएगा तो फिर फंस जाइएगा। इसीलिए पढ़ते रहिए भाई साहब, वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। अगर बन भी जाता है तो हम प्रयास करेंगे अगला वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने का। चलिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। अब परिवहन का मतलब आप लोग जानते हैं, यहाँ पर परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम धाम
करने वाला चीज को हम क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे वस्तु को। आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, तो कौन सा है? अभी हम बताएं, आरबीसी जो हमारे शरीर में होता है, रक्त 3 प्रकार का हमारे शरीर में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पटिकाणु। देखो यहाँ पे रक्त पटिकाणु लिख दिया या बिंबाणु भी लिख देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, मतलब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को पूरा शरीर तक पहुंचाने के लिए कौन सा रक्त उत्तरदायी होता है? तो आप लोगों को याद रखना कौन सा हो जाएगा, आरबीसी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं 9 नंबर। आप देखिए 9 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो कृमि रूप, क्या लिखा हुआ है, कृमि रूप परिशेष का किसका हिस्सा है? अब हम लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर में परिशेष का अंग है। अब परिशेष का अंग का कोई काम नहीं है भाई साहब, अगर वे अंग हमारे शरीर से निकाल भी दिया जाए तो हमारा शरीर में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। तो आप लोगों को ये बात क्या रखना है, याद रखना है परिशेष का अंग के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कृमि रूप परिशेष का किसका हिस्सा है? तो आप लोगों को याद रखना ये जो है ना हमारे आहार नाल का हिस्सा है। अब हम लोग जानते हैं हमारा आहार नाल कहाँ से, मुख से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, गुदा तक, यानी मल द्वार तक रहता है हमारा आहार नाल। उसका लंबाई कितना होता है, तो लगभग 8 से लेकर 10 मीटर तक क्या होता है, आहार नाल का लंबाई होता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर लंबा कोई भी चीज़ होता है तो क्या होता है, छोटी आंत होता है। क्या होता है भाई साहब, छोटी आंत होता है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। लगभग 6 मीटर खाली छोटी आंत का ही लंबाई हो जाता है। आप सोच सकते हैं 8 से 10 मीटर पूरा आहार नाल होता है, मुख से लेकर गुदा तक, लेकिन छोटिया आंत हो जाता है 6 मीटर का। और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब ये छोटी आंत भी फिर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हो जाता है। कौन कौन सा, तो जेजुनम, एक होता है डेडोनम और एक होता है क्या, इलियम। तो बोलेगा कि छोटी आंत के कौन सा भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे इलियम में। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। और वसा भी जो होता है भाई साहब, ये वसा का भी पाचन कहाँ हो जाता है, तो हमारे छोटी आंत में ही वसा पूर्ण रूप से पचता है। इस बात को भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है भाई साहब। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है कृमि रूप परिशेष का किसका हिस्सा है, तो आप लोगों को याद रखना किसका है, तो आहार नाल का है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बताने के लिए देखिए भाई, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम एक ही ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा बात बताने लगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, तो आप लोग फिर छोड़ के भाग जाइएगा। तो इसीलिए भाई जो हम थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश की ओप्रो की गति कहते हैं। देखिए आप लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा जो प्रकाश के दिशा में अगर कोई पौधा गति कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, जो ये मान लीजिए यहाँ पे एक हम कुछ बना दिए जिसको ढकने वाले बना दिए, यहाँ पे एक गमला में हम क्या बना दिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक गमला बना दिए जिसमें हम क्या किए, जो इसमें पानी उनी मिट्टी उट्टी है, इसमें हम एक सुंदर सा क्या लगा दिए, पौधा लगा दिए। लेकिन ये सुंदर सा पौधा क्या है, यहाँ से नहीं लगा हुआ है भाई साहब, मान लेते हैं ये ढका हुआ है। अब क्या किए, जो यहाँ पे इसको काट दिए। अब काटे न तो पौधा यहाँ था ना, तो ये क्या करेगा, इधर से अगर सूरज उग रहा है, इधर से अगर सूरज उग रहा है तो आप गौर से देखिएगा तो ये पौधा इसी दिशा में ऐसे करके गति करने लगेगा। मतलब क्या हुआ, जो ये पौधा किस दिशा में गति करने लगा, तो आप लोग बोलिएगा जो सर ये पौधा जो है ना सेम टू सेम प्रकाश के दिशा में ही गति करना शुरू कर दिया। मतलब पौधा को अगर ढका रहेगा तब तो नहीं होगा भाई, क्योंकि प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जिस तरफ से आ रहा था तो पौधा भी उसी तरफ गति करना शुरुआत कर दिया। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ, प्रकाश की ऊपरों की गति है तो क्या कहलाएगा, तो प्रकाश के दिशा में गति कर रहा है तो इसको कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। अब याद रखना, अगर यही बात अगर जल के दिशा में होगा, मतलब पानी के दिशा में ही पौधा गति करने लगा, तो इसे क्या कहेंगे, जलानुवर्तन। यही अगर पौधा का सिर भी होता है ना, ऐसे करके सिर होता है कि नहीं भाई साहब, जड़ होता है कि नहीं, जड़ में सिर होता है कि नहीं, ये सिर अगर पृथ्वी के अंदर के दिशा में गति करने लगे, यानी मिट्टी के और अंदर में ही धंसता चला जाए बहुत अंदर तक, तो उसे कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है भाई साहब। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव है अगला 11 नंबर। कितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे? तो 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इस बात को याद रखना। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है पेशेंस बना के। अब देखिए ऑब्जेक्टिव है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना, जैव मतलब होता है जीवित, आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना क्या है? DDT। आप लोग जानते हैं जो DDT का छिड़काव किया जाता है, फसल जो किसान सब होता है ये सब करता है, DDT का छिड़काव सब करता है। तो आप लोगों को याद रखना जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो कौन सा है भाई? DDT। तो चलिए भाई ऑब्जेक्टिव आप लोगों का आधा समझिए हो गया है, अगर 12 हो गया तो आधा हो गया। अब देखिए आप लोगों को पेशेंस बना के देखना है। अब लिखा हुआ है रंध्र का मुख्य कार्य है। तो देखोगे पौधा का जो पतिया होता है उसमें भी रंध्र होता है, जैसे हमारे शरीर में भी पूरा छिद्र है, तब तो हमारे शरीर से भैया पसीना निकलता है, तब ना हम सुंदरता हसीना बनते हैं। तो इसीलिए भाई साहब याद रखना है, यहाँ लिखा हुआ रंध्र का मुख्य कार्य है तो क्या है? जो पौधों के पत्तियों में जो रंध्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? रंध्र जो होता है। तो पौधा जो अपना भोजन बनाता है तो बहुत सारा मात्रा में जो पानी लेता है, वो बहुत सारा मात्रा में पानी पौधों के पतिया में जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, रंध्र का मतलब क्या? छिद्र होता है, उसी से निकालता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन, यानी रंध्र के माध्यम से पानी को वाष्प के रूप में क्या करता है? बाहर निकालता है और वाष्प हो जाता है, वाष्पन की क्रिया हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन, इस बात को याद रखिएगा भाई साहब। तो चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप लोग लगे रहिएगा क्योंकि भाई एग्जाम बहुत करीब है, अगर अभी से नहीं ध्यान दीजिएगा तो भाई फंस जाइएगा। देखिए 3 महीना भी बढ़िया से पढ़ लीजिए भाई, तो अब इसके बाद जिंदगी में भाई टेंशनें क्या है भाई? अभी पढ़ लीजिएगा, 10वां बढ़िया से पढ़िएगा तो अपने इंटर में भी पढ़ने का मन करने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब जो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब पौधों का बोल रहा, हमारे शरीर का नहीं बोल रहा है, बोलना पौधों का उत्सर्जी पदार्थ। तो पौधों का जब बात करें उत्सर्जी मतलब होता है जो अवशिष्ट पदार्थ होता है। जैसे हमारे शरीर से भी उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जैसे मान लीजिए पसीना, ये क्या हुआ? हमारा शरीर का उत्सर्जी पदार्थ हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर से जो हम लोग पेशाब करते हैं, ये भी क्या? हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है। तो आप लोग ये सब बात जानते हैं। जैसे सर्दी खांसी होता है तो शरीर से कितना कचरा निकलता है, ये भी शरीर का उत्सर्जी पदार्थ ही है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसको बढ़िया से याद रख लेना है। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ टेनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, ये सब पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसमें से ये भी हो सकता है जो एक ही ऑप्शन दे और बोले कौन सा है, तो आप लोग टेनिन दिया रहेगा टेनिन मार दोगे, गोंद दिया रहेगा गोंद, इसके बाद रेजिन तो रेजिन, इस बात को क्या रखोगे याद। लेकिन इसमें सब दिया हुआ है तो इसीलिए पौधों का उत्सर्जी पदार्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो क्या है सो देखिए भाई अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लिखा हुआ है जो कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो सभी टीचर आप लोगों को पढ़ाया होगा, जिस भी टीचर के पास आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़ाया होगा जो एक अमीबा जीव होता है। क्या होता है भाई? एक अमीबा जीव होता है। वे अमीबा जो जीव होता है उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। मतलब अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। जैसे देखिए हम लोगों का आकार निश्चित है, मुंह यही है तो हर पल मुंह यही रहता है, अगर भोजन खाना है तो यहीं से डालेंगे। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता है, कभी मुंह इधरे खुल जाएगा, उसका भोजन इधर देखेगा तो इधरे कूटपाद बना लेगा, इधर भोजन देखेगा तो इधरे कूटपाद बना लेगा, इधर भोजन देखेगा तो इधरे कूटपाद बना लेगा। मतलब कि कह सकते हैं जो मुंह भी उसका चेंज होता रहता है, ऐसे समझ लीजिए अपना भाषा में। तो इसीलिए अमीबा का आकार बोलेगा कैसा होता है? तो हम लोग बोलेंगे अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब बोलेगा अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक ही कोशिका से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर क्या है? बहुत सारे कोशिका से बना हुआ है, लेकिन अमीबा जो है जो एक कोशिकीय जीव है। इस बात को भी क्या रखिएगा आप लोग याद रखिएगा। बोलेगा अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है।
हैं। अमीबा का आकार क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। हम लोगों का आकार निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और अमीबा अपना भोजन पकड़ने के लिए कूटपाद बनाता है, मतलब कि मुंह, जैसे देखिए यहाँ भोजन आएगा तो इधर इसका कूटपाद खुल जाएगा और इस भोजन को अंदर कर लेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कूटपाद किस में पाया जाता है? तो याद रखना किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। भाई बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भाई हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शॉर्टकट में चलते हैं। चलिए आप देखिए ध्यान से, जो अगला बोल रहा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, आप लोग जानते हैं जो पौधा अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या करता है भाई साहब? तो करता है प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो पौधा भोजन नहीं तैयार कर पाएगा। क्योंकि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। कैसे? तो एक पौधा, दो पौधा लेना है, एक पौधा को आप क्या करना है? अंधेरे में रख देना है, और एक पौधा को क्या करना है? तो सूर्य के प्रकाश में रखना। 10-15 दिन के बाद देखोगे जो पौधा अंधेरे में रहेगा वो पौधा ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा, लेकिन जो पौधा पानी उनी सब डालना है, लेकिन देखोगे नहीं कर पाएगा ज़्यादा वृद्धि। लेकिन जो पौधा क्या रहेगा? बाहर में रहेगा, नहीं सूर्य का प्रकाश में टनटना जाएगा, ठीक ना, बहुत अच्छा वृद्धि करेगा। तो इसीलिए क्या? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रकाश संश्लेषण होता है, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो इसके लिए 4 चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है पौधा को। आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बता देते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी क्या? जल। इसके बाद और क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ता है? तो पौधों के पत्तिये में एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इसके बाद जो सूर्य के प्रकाश से पौधा क्या लेता है? तो सूर्य के प्रकाश से पौधा लेता है ऊर्जा। क्या लेता है? ऊर्जा। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश भी इसे क्या है? तो आवश्यक है सूर्य प्रकाश। तो आप देखिए बोलेगा जो पौधों का अगर प्रकाश संश्लेषण करना है, भोजन तैयार करना है, तो किन किन सामग्री का आवश्यकता पड़ेगा? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O यानी जल का, इसके बाद पौधों के पत्तियां में क्लोरोफिल का होना, इसके बाद सूर्य का प्रकाश होना। ये 4 चीज़ अगर पाया जाएगा तो पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, यानी कि भोजन तैयार कर पाएगा। इसमें से अगर एक भी चीज़ का कमी हो जाता है, या क्लोरोफिल का कमी हो जाता है, या सूर्य का प्रकाश का कमी हो जाता है, या H2O यानी जल का कमी, या कार्बन डाइऑक्साइड का कमी, तो पौधों का भोजन तैयार ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इस बात को याद रखिएगा भाई। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो आप लोगों को याद रखना भाई, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि सूर्य कब उगता है भाई? दिन में या रात में? तो हम लोग जानते हैं जो सूर्य उगता है दिन में, बल्कि नहीं रात में, ठीक ना। आप देखिए भाई 16 नंबर सवाल है, जो क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अभी बताए क्लोरोफिल किसमें? पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है हरा। इसीलिए क्लोरोफिले के कारण पौधों का पत्तियां कैसा दिखता रहता है भाई साहब? तो हरा दिखता रहता है। इस बात को याद रखना। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो बताओ भाई आप लोग, कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। लेकिन एक बात याद रखना, क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है। उस धातु का नाम क्या है जानते हैं? Mg। Mg कहे तो क्या? मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। इस बात को क्या रखिएगा भाई साहब? याद रखिएगा, Mg यानी मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। तो बोलेगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो याद रखना है Mg पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है। या बोलेगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो बोलिएगा हरा होता है। अब बोलेगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। अब क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो क्लोरोफिल का काम है जो पौधों को पत्तियों को हरा दिखाना, और बहुत सारा काम है, इतना समझो। आप देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो कि है 17 नंबर, खत्म ही होने वाला है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। देखिए हम लोगों का जो खून होता है, जो शुद्ध खून होता है, उसमें आयरन का मात्रा होता है।
आयरन का मात्रा होता है, आयरन नामक तत्व पाया जाता है, जिसे आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे तो बोलते हो Fe यानी लोहा। हाँ, वही लोहा जो हम लोग लोहा देखते हैं, वही वाला लोहा, इन्हें जो दूसरा लोहा होता है सर, यही वाला लोहा होता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त में, यानी रक्त मतलब क्या, खून में। खून में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो कौन सा हो जाएगा ये बोल रहा है। अगर खून में हम लोगों का लोहा आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा। रोग मतलब होता है बीमारी। क्या होता है भाई साहब, बीमारी। तो कौन सा बीमारी होगा, तो आप लोगों को याद रखना एनीमिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि है आप लोगों के सामने 18 नंबर। अब हम आप लोगों को बताए थे जो पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। आप स्वपोषण जो स्वयं भोजन संश्लेषित करता है, जितने भी हरे पौधे होता है, और परपोषण क्या होता है, जो पराया पर डिपेंड होता है। वे भी 3 प्रकार का, मृतजीवी और एक क्या होता है, परजीवी, एक होता है प्राणी संपोषण। तो यहाँ पे बोलना है क्या, कवक। अब हम आप लोगों को बताए थे जो वे जो गोबर छत्ता होता है वही हुआ क्या, कवक, या उसे हम बोलेंगे फंजाई, या उसे हम बोलेंगे फूंगी। कभी आप लोग ऐसे करना, देखिए भाई अपने भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रोटी लेना और बरसात के मौसम में अपने घर के आसपास में जो गीला मिट्टी होता है वहाँ पे उस रोटी को फेंक देना। 2-4 दिनों के बाद उस रोटी को आप देखने के लिए जाइएगा तो देखिएगा उस पर छोटा छोटा वाइट टाइप का, फफूंद टाइप का उग जाता है। वही क्या है, कवक है, या फूंगी है, या फंजाई है, उसे ही हम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो याद रखना कवक जो होता है कैसा विधि होता है इसमें, तो मृतजीवी। कौन सा विधि होता है, मृतजीवी, यानी सड़े गले चीज़ों से ही अपना भोजन तैयार कर लेता है कवक, इसीलिए इसे मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रखा गया है। चलिए भाई अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है 19 नंबर। क्या है, 19 नंबर। आप देखिए 19 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है भाई साहब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्जीन है, ऑक्जीन है। आप लोग नियंत्रण एवं समन्वय पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे जो पौधों में क्या होता है, हार्मोन पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में भी अनेकों प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे पौधों में भी क्या पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है। तो उसमें जो ऑक्जीन होता है ये पौधों का क्या चीज़ है, तो हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। आप लोग पढ़े होंगे एबिसिसिक एसिड, एथिलीन जो फलों पकाने में क्या करता है, मदद करता है, ये सब बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी में जो ऑक्सीन होता है ये एक क्या होता है, हार्मोन होता है, जो पौधों का हार्मोन होता है। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, 20 नंबर। मनुष्य में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में वृक्क संबंधित हैं। आप वृक्क किसे बोलते हैं, तो आप लोग जानते होंगे किडनी को बोलते हैं। क्या है, वृक्क, किसको, किडनी को। तो हमारे शरीर में जो किडनी है उसे क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। जो 2 किडनी हमारा शरीर में भगवान ने दिया है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे है, तो किडनी हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो किडनी हमारे शरीर में जो उत्सर्जन का काम करता है। मतलब हमारे शरीर का कचरा साफ कौन करता है, तो किडनी करता है। किडनी बहुत सारे कचरा साफ करता है भाई, पेशाब के माध्यम से हो गया, पैखाना के माध्यम से हो गया, ये सब किडनी का काम होता है। तो किडनी जो क्या करता है, जो कचरा साफ करने का काम करता है। तो लिखा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे, तो उत्सर्जन से। याद रखना, किससे, उत्सर्जन से। अब चलिए 20 को ऑब्जेक्टिव हो गया है भाई, बस वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, इसीलिए आप लोगों को अच्छा से देखना है और इंतज़ार करते रहना है। क्योंकि भाई देखिए अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ये आज का कहावत नहीं है, बहुत पुराना कहावत है, इसीलिए देखते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब हम बताए जो स्वयं भोजन संश्लेषित करेगा उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी या स्वपोषण। तो स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाता है, तो स्वयं भोजन कौन बनाता है, तो हरे पेड़ पौधा। तो हरे पेड़ पौधा के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो पीछे ही बताए हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत पड़ता है, और पौधों के पत्तियां में हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बाद सूर्य के प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, किसके लिए, तो ऊर्जा के लिए। इसका मतलब है कि भाई इनमें से सभी हो जाएगा। और कौन सा चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, तो जल का भी, लेकिन जल नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सभी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इस सब चीज़ का आवश्यकता पड़ता है स्वपोषी के लिए। अब हम लोग तो हैं परपोषी, भगवान हमें भी स्वपोषी बना देता तो भैया कितना सुंदर हो जाता। भाई अपने भोजन तैयार होता रहता, कोई टेंशने नहीं रहता।
समझ में आ गया। तो इस बात को याद रखिएगा, लेकिन जिसको जैसा भगवान को बनाना होता है वैसा बना देता है। तो चलिए भाई, जो अगला ऑब्जेक्टिव है 22 नंबर, क्या लिखा हुआ है भैया? तो देखिए भाई साहब, लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बोल रहा है जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, किस में? हमारे में नहीं भाई साहब, किस में? पौधे में है। तो ये जो होता है ऑक्सीजन वे बाहर निकलता है, तो किसके द्वारा? तो जल के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है। आप लोग जानते हो जल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र? तो H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनता है? तो जल बनता है। तो यही लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निकलता है, किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। किसके द्वारा निकलता है ऑक्सीजन बाहर? तो जल से निकलता है। अब आप लोग सब बात समझ रहे हैं। तो भाई साहब देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव है 23 नंबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैग्नीशियम पाया जाता है, अभी बताए हैं, जो पौधों का जो पतिया में क्लोरोफिल जो पाया जाता है, जिसके कारण पौधों का पतिया हरा दिखता है, तो उसमें जो ये जो होता है कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यह लिखा हुआ है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किस में? तो क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के पत्तियों में। इस बात को याद रखिएगा भाई साहब। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है जब कोई भी मनुष्य विश्राम करते हैं। विश्राम मतलब होता है आराम करना। जैसे देखिए भाई साहब, हम आराम कर रहे हैं, भाई अभी आराम नहीं करना है, चलिए पढ़ाइए। इधर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई भी मनुष्य विश्राम करता रहता है तो उसका जो हृदय होता है वो धड़कता रहता है। हृदय कैसा? बंद मुट्ठी का आकार का है, और इसका आकार अगर बोला जाए तो ट्रेंगुलर शेप में है, मतलब त्रिभुजाकार आकार का भी इसको माना जाता है। आप देखिए, ये जो हृदय होता है यह हर पल क्या होता है? धड़कता ही होता है। इसीलिए हृदय को पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, और हृदय ही ऐसा अंग है जो हर पल व्यस्त होता है। अब बोलेगा मानव शरीर में हृदय की औसतन भार कितना होता है? तो याद रखना 250 से लेकर और 350 ग्राम तक होता है औसतन भार हृदय का। अब देखिए 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम वाला हृदय ही कितना पावरफुल है, जो हर पल धड़कता रहता है। ये धड़कना बंद हुआ तो भाई हम लोग बंद हो जाएंगे, बोलेंगे राम राम सत्य है। समझ में आ गया? तो इस बात को याद रखिएगा। बोल रहा है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो याद रखना विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब बोलिएगा सर अगर विश्राम नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे रनिंग करता रहेगा तो उसको क्या होगा? तो उसको यही होगा भाई साहब, उसका 72 बार ही नहीं रहेगा, उसका धड़कन बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखना है भाई साहब। तो चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। ये है आप लोगों का अंतिम ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब आप लोग जानते हैं एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? एक जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये 2 भाग होता है। जाइलम का काम क्या होता है? तो कोई भी पौधा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सुंदर सा पौधा पालते हैं, छोटा सा ही पौधा पाल लेते हैं ये गमले में, सुंदर नन्हे मुन्ने प्यारे पौधे। रे भैया पौधे, अरे पौधे का कलर ऐसा नहीं होता है भैया, कैसा होता है? तो पौधे का कलर होता है हरा भरा। तो चलिए इसको हरा भरा पतिया दे देते हैं। नहीं तो ये भी पौधा बोलेगा जो भाई ठीक है भाई, कम से कम मुझे तो तू हरा बनाए। आप देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं ये क्या है? पौधे हैं, इस गमले में है। अब जाइलम का काम क्या होता है? जो हमारे इस पृथ्वी पे इस मिट्टी में जितना भी, जैसे इसको मिट्टी से क्या लेना है? पौधों को मिट्टी से H2O यानी जल लेना है। पौधों को मिट्टी से क्या लेना है? तो खनिज लवण लेना है। क्या लेना है? खनिज लवण लेना है, और बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी से ही लेना है पौधों को। तो जब मिट्टी से जो पौधा लेता रहता है तो इसको एक होता है जाइलम। ये जाइलम क्या करता है? तो जाइलम करता है क्या? जाइलम ये क्या है? उत्तक है।
क्या है, जाइलम उत्तक है। इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। जाइलम एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। फ्लोएम भी एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। अब ये जाइलम क्या करता है, तो ये जाइलम उत्तक जो क्या करता है, जो ये जितना भी चीज होता है, खनिज लवण, जल और बहुत सारे पोषक तत्व, उसको पौधों के जड़ वाले भाग से ऊपर के पूरा अंग अंग तक पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, और पौधों के ऊपरी पूरा भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। अब पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन किया, जाइलम। अब पौधों के पत्तियों तक जब जाइलम पहुंचा दिया, जाइलम तक, तो पत्तियों पर जब ये सब चीज आ गया, तो आप लोग जानते हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के पत्तियों पर क्या बनता है, तो भोजन बनता है भाई साहब। अब वही भोजन को फ्लोएम उत्तक क्या करता है, जो पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसीलिए अगर बोलेगा जाइलम उत्तक उत्तरदायी है पौधों के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो नीचे वाले भाग को ऊपर तक ले जाने के लिए, निचले जितने भी पोषक तत्व होता है उसको ऊपर तक ले जाता है पौधों के पत्तियों तक। और बोलेगा पौधों के पत्तियों में जब सब चीज पोषक तत्व चला जाता है, तो पौधा अपना भोजन तैयार करता है पत्तिया पर, और फिर यही पत्तिया पर से भोजन को विभिन्न, जैसे मान लो उसका शाखा होता है, उसका तना होता है, सारे भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। तो यहाँ पे लिखा हो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ऊपर की ओर होता है। किसके ओर होता है भाई साहब, तो ऊपर की ओर होता है। यही बोलेगा अगर फ्लोएम का होता है क्या, तो बोलेंगे फ्लोएम का होता है पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरण करता है भोजन का। तो बस आज का ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त करते हैं। हर रोज 25 ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छा से देखते रहिएगा, और मैं और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो अगर मेरे वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो भाई साहब माफ़ कीजिएगा, अगला वीडियो में हम प्रयास करेंगे इस त्रुटि को पूरा करें। और आप लोगों को जो पढ़ाते हैं इसको एक बार नहीं 2-2 बार वीडियो को देखिएगा, और जितने भी आप लोगों का दोस्तों हैं उसको भी शेयर कर दीजिएगा। हर रोज़ आप लोगों को वीडियो जाएगा और वीडियो को देख लेना है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल पसंद आए भाई साहब तो थोड़ा लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। चलिए नमस्कार।